नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 8वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप भी 9वीं और 10वीं यूनिट को पढ़ना चाहते हैं तो उन प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, 8वीं यूनिट नाटकों की यूनिट है, जिसमें 14 नाटकों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारतेंदु जी के 2 नाटक हम पढ़ चुके हैं और आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के नाटक को। आज का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। इस नाटक का प्रकाशन सन 1933 में हुआ था, 1933 में हुआ था। इसमें 3 अंक हैं। ये एक बहुत छोटा सा नाटक है, इसमें 3 अंक हैं और नाटक में 3 ही दृश्य भी हैं। 3 दृश्यों में 3 अंक हैं। नाटक में 4 गीत भी हैं। यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक था और एक ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक गुप्त काल से संबंधित नाटक है। प्रसाद जी के अनुसार विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त में यह घटना अंकित है, जिसमें ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या नारी की समस्या है। ये नारी के इर्द गिर्द घूमता हुआ एक संपूर्ण नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने नारी समस्या को बड़े ही प्रभावोत्पादक शैली में चित्रित किया है। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से स्त्री अस्मिता की रक्षा करने के भरपूर प्रयास किए हैं। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी को वीर, साहसी और गौरवान्वित दिखाने का प्रयास किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नाट्य कला के सभी तत्वों का सुंदर संयोजन हुआ है। संकलन, त्रय और अभिनेता की दृष्टि से भी यह नाटक एक उत्कृष्ट नाटकों की श्रेणी में खड़ा रहता है। वर्तमान युग में विभिन्न सामाजिक समस्याओं को लेकर नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना इस नाटक का एक प्रमुख पार्ट है। प्रसाद ने ऐतिहासिक यथार्थ को दृष्टि में रखकर राष्ट्र की सुप्त आत्मा को जगाने का प्रयास किया है। ध्रुव स्वामिनी की पहली पंक्ति ही प्रसाद के जीवन दर्शन और कृति के उद्देश्य को स्पष्ट कर देती है। वह पहली पंक्ति क्या है, वह देख लीजिए। पुरुष की कठोरता और नारी का अबलापन, पुरुष का प्रमुख और स्त्री की दास्ता, यही असमानता नाटक का बीज है और ये पहली पंक्ति भी है। अब नाटक में जो पात्र हैं उनके विषय में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, नाटक के पात्रों को जानने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए नाटक के पात्रों को देख लेते हैं हम। नाटक के पात्र जो हैं, इसमें पुरुष पात्र जो हैं वे 5 पुरुष पात्र हैं। पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है रामगुप्त यानी चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त। फिर तीसरा पात्र है शिखर स्वामी, चौथा पात्र है शकराज, 5वां पात्र है मिहिरदेव। ये 5 पात्र जो हैं इस नाटक के हैं। इनको आप ध्यान से एक जगह नोट कर लें, क्योंकि प्रश्न इनमें से बनता है, हमेशा बनता है।
प्रमुख स्त्री पात्र जो हैं वे केवल 3 ही स्त्री पात्र हैं इसमें। पहला है ध्रुव स्वामिनी, दूसरा है कोमा और तीसरा है मंदाकिनी। ये 3 इस नाटक के स्त्री पात्र हैं। अब नाटक का उद्देश्य क्या है? इतिहास को पुनर्निर्मित करने की आकांक्षा, यानी ये एक ऐतिहासिक नाटक है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने जिसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने इतिहास को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। अतीत के सांस्कृतिक चिंतन की भावना, यानी हम जो अतीत में हमारा जो इतिहास रहा है उसका चित्रण हो सके, राष्ट्रीय चेतना, जातीय गौरव आदि से प्रेरित होकर इतिहास के आदर्श चरित्रों की स्थापना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त हमारे इतिहास में एक अजर अमर पात्र हैं जिनको हमेशा से याद किया जाता रहा है। एक बहुत ही अच्छे राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके आदर्श चरित्र को जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वे हमें बताना चाहते हैं। वर्तमान समस्याओं का अतीत के माध्यम से प्रस्तुतिकरण और उनका समाधान निकालने की चेष्टा। इस नाटक के माध्यम से स्त्री की अस्मिता की जो समस्या है, चाहे वह प्राचीन हो या वर्तमान हो, उसको प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। मानव जीवन की रोचक रूप में व्याख्या करना, ये इस नाटक के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब नाटक की गीत योजना को हम जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है, गीत की पंक्तियाँ आ सकती हैं। ध्रुव स्वामिनी में केवल 4 ही गीत हैं, 2 प्रथम अंक में जिन्हें मंदाकिनी गाती है। कौन गाती है? मंदाकिनी। जिसमें से पहला गीत है विश्व कल्याण की भावना और करुणा से भरा हुआ, ये एक छोटा सा गीत है। दूसरा गीत जो है वो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के शक शिविर में जाते हुए उन्हें प्रेरणा देने के लिए गाया गया गीत है। शेष 2 गीत भी सरल, छोटे और परिस्थिति अनुकूल हैं, जिन्हें क्रमशः कोमा और नर्तकियाँ गाती हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 4 गीत हैं जिन्हें एक मंदाकिनी गाती है, दूसरा ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, बाकी 2 गीत कोमा और नर्तकियों के द्वारा गाया जाता है। अब इसके प्रमुख गीत हम देख लेते हैं। यह कसक अरे आंसू सहजा, शीतलता फहलाता बहजा, ये मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है। ये इस गीत की पंक्तियाँ हैं, ये प्रथम अंक में। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेत चले, विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर नीचे सब झेल रहे, ये भी मंदाकिनी ने प्रथम अंक में ही गाया है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया, ये कोमा के द्वारा गाया जाता है गीत। ये द्वितीय अंक में गाया गया गीत है। ये उसके कुछ फेमस गीत हैं। अब हम नाटक के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनको जान लेते हैं, कि क्योंकि हर बार इन कथनों से प्रश्न बनता है कि ये किसने कहा है। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कथन आप सुन लीजिए। ये चंद्रगुप्त का कथन है, मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही। ये चंद्रगुप्त का कथन है। अब उन्होंने ये कथन क्यों कहा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु, दूसरा कथन हम देख रहे हैं, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है और बहुत ही फेमस कथन है। तीसरा कथन है, पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का
अभ्यास बना लिया है। वह मेरे ऊपर कर सकता है, मेरे पर अत्याचार कर सकता है। तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। ये ध्रुव स्वामिनी ने कहा था कथन रामगुप्त से। चौथा इसका कथन है, कौन महादेवी राजा या अभी मैं महादेवी ही हूँ जो शकराज की सैया के लिए कृत दासी की तरह। आश्चर्य। ये भी ध्रुव स्वामिनी का ही कथन है। जब रामगुप्त जो है वो शकराज को ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए तैयार हो जाता है, तब यह कथन ध्रुव स्वामिनी के द्वारा कहा जाता है। पांचवा कथन है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम्हें मुझे बेचने का भी अधिकार नहीं है। ये आप समझ गए होंगे, ये भी ध्रुव स्वामिनी का ही कथन है। मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु समान समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। ये रिपीट हो गया है इसमें कथन, कोई बात नहीं, ये भी ध्रुव स्वामिनी का ही कथन है। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उन्मत्त महादेवी, आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिंसक क्यों? एक बार अंतिम बल परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। ये मंदाकिनी का कथन है। आठवां इसका जो कथन है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं ना भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। ये मंदाकिनी का कथन है। जितनी इसमें ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह ही मंदाकिनी का भी कथन कई बार प्रश्नों के माध्यम से आ जाता है और इस बार नेट में आया भी था। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसके नाटक के सारांश को। तो ये इसके कथन थे, अब हम आगे नाटक के सारांश को देख लेते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। रामगुप्त एक कामुक, दुराचारी और विलासी व्यक्ति है। रामगुप्त कौन? यानी चंद्रगुप्त का भाई। रामगुप्त की अयोग्यता को ध्यान में रखकर ही सम्राट समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की थी। यह चंद्रगुप्त के द्वारा ही अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी और राज्याधिकार सौंपा जाता है। यानी जो ध्रुव स्वामिनी थी वो चंद्रगुप्त की पत्नी थी, जो बाद में रामगुप्त को सौंप दी जाती है और अपना राज्य भी उन्हें सौंप दिया जाता है, जबकि वह एक अयोग्य राजा थे। इसीलिए समुद्रगुप्त ने उन्हें चंद्रगुप्त को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की थी। समुद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त और रामगुप्त दोनों के पिता थे। विलासी रामगुप्त अपनी सुंदर पत्नी को कारावास की सजा देता है और स्वयं सुंदरियों के संपर्क में रहकर अपने जीवन और समस्त राज की व्यवस्था की आहुति दे देता है। कारावास में सजा भोगती हुई ध्रुव स्वामिनी आंसुओं के साथ अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता करती है। ध्रुव स्वामिनी के जीवन में रामगुप्त का प्रवेश धार्मिक परिवेश में होता है, किंतु एक क्षण के लिए भी उसको पति का सुख प्राप्त नहीं होता है। दूसरी ओर चंद्रगुप्त के प्रति संदेह हो जाता है। उसको परिणाम स्वरूप ध्रुव स्वामिनी को कठोर नियंत्रण में रखा जाता है। पर सत्य हकीकत यह थी कि प्रतिबंध में प्रेम और प्रकट हो उठता है। यानी ध्रुव स्वामिनी जो थी वो चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती थी
और इस चीज़ का जब शक होता है रामगुप्त को, तब वह उसे कठोर नियंत्रण में रख देता है, जेल में डाल देता है। लेकिन जेल में जाने के बाद ध्रुव स्वामिनी का जो प्रेम था वो चंद्रगुप्त के प्रति और अधिक प्रखर होने लगता है। ध्रुव स्वामिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसी समय रामगुप्त पर शकों का आक्रमण होता है। शक जो थे वे रामगुप्त पर आक्रमण कर देते हैं। शकराज इसी शर्त पर समाधान के लिए तैयार होता है कि यदि उसे ध्रुव स्वामिनी को दे दिया जाए तो उसे छोड़ा जा सकता है। रामगुप्त अपनी पत्नी को देकर प्राणों की रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। उधर दूसरी ओर वंश की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करता है। चंद्रगुप्त ने शासन चलाने की क्षमता और व्यक्तित्व की गरिमा को देखकर सब सामंत एक स्वर में उसे अपना सम्राट और ध्रुव स्वामिनी को राजमहिषी के रूप में स्वीकार करते हैं। चारों ओर से निराश रामगुप्त चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर देता है, किंतु एक सामंत द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। 7वीं सदी में बाणभट्ट ने भी अपने हर्ष चरित में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने नारी वेश में शक शिविर में जाकर शकराज का वध किया था। मतलब इस चीज़ में भी डाउट है कि जो शकराज का जो वध था वो किसने किया था, लेकिन इसमें दिया गया है कि बाणभट्ट ने भी इस चीज़ को लिखा है हर्षचरित में कि शकराज का जो वध था वह चंद्रगुप्त ने किया था। प्रसाद जी ने इसे स्वीकार करते हुए इसकी भूमिका में लिखा है इस नाटक की, चंद्रगुप्त का पर कलवथ कामुक शकराज को मारना और ध्रुव स्वामिनी नहीं रह गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था और उसका विवाह जीते हुए राजा की कन्या ध्रुव स्वामिनी से निश्चित किया था। चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त एक अयोग्य विलासी और दुराचारी था, किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत शिखर स्वामी नामक षड्यंत्रकारी अनाचारी के सहयोग से रामगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठा था और उसने ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लिया था। चंद्रगुप्त पारिवारिक विग्रह की आशंका से शांत रह गया था और उसकी बाहुलता उसकी जो पत्नी थी वो अब दूसरे की पत्नी बन गई थी। रामगुप्त सेना लेकर दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। इस समय शकराज से गुप्त साम्राज्य का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में शकों की स्थिति बेहतर थी। शकराज ने, इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है, शिक्षकों की जगह शकराज है। शकराज की स्थिति बेहतर थी। शकराज ने युद्ध बंद करने के लिए जो संधि प्रस्ताव भेजा था उसके अनुसार रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी स्वराज को उपहार में देनी थी, शकराज को उपहार में देनी थी। ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना भी की कि वे ऐसा ना करें, उसे शकों को उपहार में ना दें। अपने कुल का गौरव और मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने विनय भी किया था, किंतु रामगुप्त ने अपनी निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए कायरों की भांति अपने प्राणों की रक्षा के लिए शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ध्रुव स्वामिनी का आत्मीय गौरव जागृत होता है और वे ये जो उसके डायलॉग्स हैं इनको बोलती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा की गौरव को नहीं बचा सकते, तो तुम्हें मुझे बेचने का भी कोई अधिकार नहीं है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो वह आत्महत्या कर लेगी। किंतु चंद्रगुप्त उसे आकर रोक लेता है। चंद्रगुप्त स्वयं स्त्री वेश में ध्रुव स्वामिनी के साथ
शकराज के शिविर में जाता है और शकराज की हत्या कर देता है। इससे पूर्व शकराज को उसकी प्रेमिका कोमा भी समझाती है। कोमा इसमें जो स्त्री पात्र है वो कौन है? वो शकराज की प्रेमिका है। तुम्हें ध्रुवसामिनी को उपहार में नहीं मांगना चाहिए। रणनीति से भी बड़ी होती है नीति, जिसका आश्रय छोड़ने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ऐसा कोमा के पिता आचार्य मिहिरदेव शकराज को समझाते हैं, किंतु वह उनका तिरस्कार कर देता है और कोमा के प्रेम को भी ठुकरा देता है। शक दुर्ग पर अधिकार कर लेने का समाचार सुनकर रामगुप्त के सैनिक वहां पहुंचकर क्रूरता प्रदर्शित करते हुए मारकाट करने लगते हैं और कोमा तथा उसके पिता दोनों को मार देते हैं। ध्रुवसामिनी की प्रेरणा पर चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त का मुखर विद्रोह करता है और ध्रुवसामिनी रामगुप्त जैसे क्लीव को अपना पति मानने से इनकार कर देती है। अंत में धर्म परिषद का आह्वान किया जाता है और उसमें पुरोहित अपना निर्णय देते हुए कहते हैं, विवाह की विधि ने देवी ध्रुवसामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पदलित नहीं किया जा सकता। यह रामगुप्त के गौरव से नष्ट आचरण और पदलित और कर्मों से राज की वश विलीन है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवसामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये था ध्रुवसामिनी नाटक जो मैंने आपको बताया। इस नाटक के पात्र, इसके उद्देश्य, महत्वपूर्ण कथन, मतलब अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे, एक जगह पर थोड़ी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेंगे, तो आपको इससे ज़्यादा इस नाटक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। छोटा सा नाटक है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अपना पूरा 100% देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए तथा कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।